23 फरवरी 2018 ब्रह्मपुरा इलाके में एक परिवार के साथ शादी के ठीक 5 दिन के बाद ही एक ऐसा कांड होता है जिसमें पूरा घर तबाह हो जाता है। और अगर थोड़ी सी भी चूक और हो जाती तो शायद ये और भी भयानक होता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा स्टेट के पाटनागढ़ में हुए एक घर में बॉम्ब ब्लास्ट केस के बारे में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें किसी टेररिस्ट या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ रहा होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाला एक आम इंसान ही होता है। और शायद इसीलिए इस केस को सॉल्व करने में पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती उस इंसान की सारी सच्चाई सामने लाकर रख देती है। पर इससे आपको हैरानी नहीं होगी। हैरानी तो तब होगी जब आप इसके पीछे की पूरी कहानी और घर में बम ब्लास्ट होने के पीछे की वजह जानोगे। तो फिर देरी किस बात की है। लेकिन हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए धैर्य का बंधन बांध करके मिल करके शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो हैकर 63827 के रिक्वेस्ट पर ही आई है, जो कि मुझे भी लगा कि ये केस आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। तो आप भी मुझे कमेंट करके अपने हिसाब से केस सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर हो, जिस पर मैं वीडियो बनाने के लिए खुद ही मजबूर हो जाऊं। तो फटाफट से कमेंट में लिख डालो। ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा के पाटनागढ़ में ब्रह्मपुरा इलाके में बसे एक छोटे से परिवार से। परिवार के मेन मुखिया होते हैं रविंद्र कुमार साहू, जो कि पाटनागढ़ में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के एक लेक्चरर थे। इसी के साथ उनकी पत्नी संजुक्ता साहू और ये ज्योति विकास महाविद्यालय भैंसा कॉलेज की प्रिंसिपल थी। इतना ही नहीं, इनका एक बेटा सौम्या शेखर साहू बेंगलोर में एक जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में इंजीनियर था। बेटी अभी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी, पर वो अभी अपनी भाई की शादी फिक्स हो जाने की वजह से घर पर ही आई हुई थी। यानी कि सौम्या की शादी रीमा से तय हुई थी। और इस परिवार में सबसे बुजुर्ग महिला थी जेमामनी साहू, जो कि सौम्या शेखर साहू की दादी थी। अब 2018 के 18-20 फरवरी तक तो सब कुछ ठीक ही था, क्योंकि सौम्या और रीमा की शादी की सारी तैयारियां इसी महीने से चल रही थी। हालांकि इन दोनों का रिश्ता 2017 में ही फिक्स हुआ था और ठीक 18 फरवरी 2018 को सौम्या और रीमा की शादी हो जाती है। और अब तक भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इतना ही नहीं, शादी के 2 दिन बाद यानी कि 20 फरवरी को उन्होंने रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी। और इस पार्टी में वो सभी लोग भी आए थे जो लोग शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। और मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तो आगे आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। खैर, रिसेप्शन पार्टी भी हो जाती है और अब सभी रिश्तेदार अपने अपने घर को जाने लग जाते हैं। और ऐसे ही 23 फरवरी का दिन भी आ जाता है और इस दिन सिर्फ घर के लोग ही बचे होते हैं, वो भी नई नवेली दुल्हन के साथ। अब सौम्या की बहन को तो फ्लाइट पकड़नी थी, क्योंकि उसे कजाकिस्तान जाना था, उसकी पढ़ाई चल रही थी। इसीलिए अब उसके पिता भी यानी कि रविंद्र कुमार साहू उसे दिल्ली लेकर चले गए उसकी फ्लाइट पकड़वाने के लिए। और संजुक्ता साहू अपने कॉलेज। तो घर में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, दादी, रीमा और सौम्या। कि तभी सुबह के तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच उनके घर की डोर बेल बजी। और जब सौम्या ने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय बड़ा सा पार्सल लेकर खड़ा था, जो कि एसके सिन्हा की तरफ से रविंद्र कुमार साहू के नाम से पार्सल आया था। अब देखा जाए तो शादी का माहौल था और पार्सल में भी गिफ्ट लिखा हुआ था। इसीलिए सौम्या ने उसे रिसीव कर लिया और उसे लेकर किचन में जाता है, जहां पर रीमा खाना बना रही थी। और उसी समय किचन में दादी भी आ जाती है। और तब तीनों को उस तोहफे को खोल करके देखना था कि आखिरकार उसमें ऐसा क्या है। फिर उसके बाद बड़े से बॉक्स को आराम से सौम्या खोलने लग जाता है। पहले बॉक्स को खोलने के बाद उसे एक और बॉक्स दिखाई पड़ता है, जो कि ग्रीन कलर के रैपर से कवर था। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब ये था कि उस बॉक्स में से एक सुतली बाहर निकली हुई थी। और अब उस बॉक्स को पूरा खोलने की बजाय सौम्या उस बाहर निकली हुई सुतली को ही खींच देता है और उसके बाद जोर का धमाका हो जाता है। धमाका बहुत जोरदार का था। तीनों उस धमाके की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें दादी और सौम्या की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। दोनों अब तक बेहोश हो जाते हैं मौके पर ही।
लेकिन रीमा अभी तक होश में थी और उसने पूरी कोशिश की किचन से बाहर जाकर कॉल करके अपनी सास यानी कि संजुक्ता साहू को सारी वारदात बताने की। लेकिन जैसे ही वो नंबर डायल करने लगती है तो उसी समय बेहोश हो जाती है। और अब तक धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उनके घर पे आने लगे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि शायद सिलेंडर विस्फोट हुआ होगा। पर उन्हें क्या पता था कि किचन में सिलेंडर नहीं बल्कि 2 किलो 100 ग्राम का एक विस्फोटक ब्लास्ट हुआ था। और शायद इसीलिए जब उन लोगों द्वारा पाटनागढ़ की पुलिस को सूचित करके वहां बुलाया जाता है तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि जब पुलिस ने किचन को अच्छे से जांचा तो सिलेंडर, कुकर, फ्रिज यानी कि जो भी विस्फोटक सामान किचन में रखा होता है वो सब सही सलामत दिखाई पड़ा। इसीलिए जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तब बम डिस्पोजल स्क्वाड की एक टीम को बुलाया गया और उनके आते ही ये खुलासा हुआ कि उनके घर में बम ब्लास्ट हुआ है, जिसे सुनकर सभी लोगों के साथ पुलिस के भी पसीने छूटने लगे और लोगों में डर का माहौल सा बन गया कि अगला धमाका कब कहां हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तक कुछ और ही सबको लग रहा था। खैर, यहाँ तक बात पहुंचने से पहले ही पुलिस के साथ उनके पड़ोसियों ने सौम्या के माता पिता को भी सूचना देने के साथ सहारा की एक टीम को भी कॉल करके बुला लिया गया था, जिनके आने के बाद तुरंत ही तीनों को जल्दी से बालांगीर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की तरफ लेकर के रवाना होते हैं। पर अफसोस की बात यह थी कि रास्ते में ही दादी की सांसें टूट जाती है, जो कि हॉस्पिटल में पहुंचते ही उन्हें मृतक करार दे दिया जाता है। जिसके बाद रीमा और सौम्या के कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद उन दोनों को वीर सुरेंद्रा साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कॉलेज में रेफर कर देते हैं, जहां पर डॉक्टर रीमा के पति सौम्या को लेकर आई एम सॉरी बोल देते हैं, यानी कि सौम्या की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद अब रीमा को कुछ ट्रीटमेंट वहां से दे करके SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक में रेफर कर देते हैं और अब वहीं पर रीमा का इलाज होने लग जाता है, जो कि महीनों तक चलता रहा। और वहीं दूसरी तरफ जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो खुलासा किया तब वो न्यूज उस समय के अंतराल में आग की तरह फैलती जा रही थी। हर न्यूज चैनल पर, अखबारों में वही खबर देखने को मिल रही थी। बाकी वो विस्फोट इतना भयानक था कि किचन की खिड़की दरवाजे हवा होने के साथ दीवारों में भी दरारें तक आ गई थी। खैर, अब घटना स्थल में कुछ सबूत जुटाने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, लेकिन अभी पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि इतना बड़ा विस्फोटक उनके घर पे आया तो आया कहां से, जिसका जवाब वो 3 लोग ही दे सकते थे, जिसमें से 2 लोग तो खत्म हो चुके थे। हालांकि रीमा का इलाज अभी चल रहा था और वो बहुत बुरी हालात में थी, इसीलिए सवाल का जवाब उससे ले पाना लगभग मुमकिन नहीं था। तो अब जो भी कुछ करना था खुद पुलिस वालों को ही करना था। हालांकि पुलिस वालों ने अपनी पूरी जान तक लगा दी, लेकिन उनके हाथ अभी तक खाली थे, जो कि घटना को हुए लगभग 2 वीक होने को था। और अब पुलिस की इसी नाकामयाबी को देखते हुए ये खबरें आसमान छूने लगी। इसी के साथ एक और वीडियो जो कि सौम्या की पत्नी का यानी कि रीमा का था, जिसमें वो बहुत ज्यादा रोती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि जब उसकी हालात में थोड़ा सुधार आया तो 25 दिन बीत जाने के बाद उसे एक पुराने न्यूज़पेपर से ये पता चला कि उसके पति सौम्या शेखर साहू तो तब ही खत्म हो चुके थे और ये खबर पढ़कर वो अंदर से टूट चुकी थी। हालांकि इससे पहले किसी ने भी इस खबर के बारे में उसे नहीं बताया था, जो कि उसके दिमागी हालत और सेहत के लिए सही नहीं होता। बाकी जब उसे पता चला तो वो घंटों घंटों तक रोती रही और वो वीडियो खूब वायरल होने के साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तक जा पहुंची और तब ये केस को लेकर पुलिस के ऊपर और दबाव बनाया गया और आखिर में ये केस CBI को अपने हाथों में लेना ही पड़ा। और अब तक रीमा की हालत में भी काफी सुधार हो चुका था, जो कि 3 मार्च को उसने पुलिस वालों को चौंका देने वाला बयान दिया। रीमा ने बताया कि वो विस्फोटक एक गिफ्ट के रूप में, पार्सल के रूप में हमारे घर पे आया था, जो कि स्काई किंग कोरियर की कंपनी की तरफ से आया था। किसी SK सिन्हा ने रायपुर से रविंद्र कुमार साहू के नाम से हमारे घर पे डिलीवरी बॉय के हाथों भेजा गया था। और ये बयान आगे की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बयान के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ रायपुर में स्काई किंग कोरियर ऑफिस में CBI पूछताछ के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वहां से कुछ हाथ लगता ही नहीं, क्योंकि उस ऑफिस में CCTV कैमरे लगे ही नहीं हुए थे। इसीलिए वहां आसपास लगे 200 से भी ज्यादा CCTV फुटेज को खंगाला जाता है,
लेकिन उससे भी कुछ भी हाथ नहीं लगता। यहाँ तक कि सीबीआई की नजरों में जितने भी शक के दायरे में आ रहे थे, उनसे भी पूछताछ करने पे कोई फायदा नहीं हो रहा था। और ऐसा करते करते लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक यानी कि 4 अप्रैल को बालांगीर पुलिस को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें लिखा था पार्सल एसके सिन्हा के नाम से भेजा गया था, ना कि आरके शर्मा के नाम से। रायपुर में 2 नहीं बल्कि 3 लोग इस प्रोजेक्ट को करने में जुटे हुए थे। इस विस्फोटक का कारण सौम्या का विश्वासघात है, जिसने जान और करोड़ों रुपए लिए। एक और इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ था कि कृपया बेगुनाह लोगों को संदेह में डालकर और उनसे अनावश्यक सवाल पूछकर परेशान न करें। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद बालांगीर पुलिस सीबीआई के चीफ अरुण बोथरा को उसकी एक कॉपी निकलवा कर उन्हें भेज देती है। अभी तक कोई भी सुराग या सबूत हाथ तो लगा नहीं था। पुलिस और सीबीआई के हाथ बिल्कुल खाली थे। इसीलिए अब अरुण बोथरा उस लेटर को बहुत ही बारीकी से अनेकों बार पढ़ते गए, ये सोचकर कि शायद इसमें से कुछ हाथ लग ही जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब ये खबर फैली थी तो न्यूज और मीडिया में एसके सिन्हा की जगह आरके शर्मा नाम रिलीज हो गया था गलती से, और वही नाम हर जगह सर्कुलेट होता रहा। सिर्फ पुलिस वालों को ही पता था कि आरके सिन्हा नहीं बल्कि एसके सिन्हा के नाम से यानी कि उधर से ये पार्सल आया था। तो इस एंगल से देखा जाए तो यहाँ पर लेटर भेजने वाले शख्स के ऊपर ही सारा संदेह जाने लगा कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, और शायद इसीलिए ये लेटर भेजकर वो पुलिस वालों को गुमराह करना चाहता हो, ताकि सीबीआई पटनागढ़ में इन्वेस्टिगेशन ना करके छत्तीसगढ़ रायपुर में इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन अब ये सवाल था कि आखिरकार ये लेटर भेजा तो भेजा किसने। इसका पता लगा पाना भी इतना आसान काम तो था नहीं, क्योंकि वो लेटर टाइप करके भेजा गया था। अगर लिख करके भेजा जाता तो शायद हेड राइटिंग की मदद से उसे पकड़ा जा सकता था। खैर, जब सीबीआई को इस लेटर से कुछ खास समझ में नहीं आया तो ये लेटर सौम्या के माता पिता और उसकी बीवी को भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब तक उसकी बीवी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। तीनों ने लेटर को बहुत ही बारीकी से पढ़ा। तब सौम्या की मां सीबीआई को चौंकाने वाला बयान देती है। बयान देते हुए उन्होंने ये कहा कि इस लेटर में जो अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, मैंने इस तरह के वर्ड्स को अपने कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर पूंजी लाल मेहर को इस्तेमाल करते हुए बहुत बार सुना है। फर्क बस इतना सा है कि वो अपनी बातचीत के दौरान कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब ये वारदात हुई थी तो शक के दायरे में पूंजी लाल मेहर भी आया था, क्योंकि संजुक्ता साहू ने ये बयान दिया था कि कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए दोनों में काफी विवाद हुआ था, इसीलिए पूंजी लाल से भी पूछताछ किया गया था। पर एक प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए कोई इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे सकता। यही सोचकर पूछताछ में कुछ खास हासिल ना होने पर पूंजी लाल मेहर को उस समय छोड़ दिया गया था। लेकिन अब लेटर में पाया गया अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट और वो इस्तेमाल करता था कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, और उन सब को देखते हुए अब पूंजी लाल को हिरासत में ले लिया जाता है। पूंजी लाल मेहर पकड़े जाने के बाद जब कोई भी चारा नहीं बचा, तब उसने सारा राज बताना शुरू किया कि उसने ये सब कैसे और क्यों किया। दरअसल ज्योति विकास महाविद्यालय भैंसे में 2009 में पूंजी लाल मेहर प्रिंसिपल बना था, जो कि उस समय संजुक्ता साहू उस कॉलेज में नहीं थे। फिर 2014 में संजुक्ता साहू का ट्रांसफर पूंजी लाल मेहर के कॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है, और तब से ही राजनीति शुरू हो जाती है। क्योंकि पूंजी लाल मेहर से संजुक्ता साहू सीनियर थी, तो इसलिए अब उस कॉलेज का प्रिंसिपल संजुक्ता साहू को होना चाहिए था। लेकिन पूंजी लाल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था, और कुर्सी के लिए संजुक्ता साहू और पूंजी लाल में विवाद होने लगा। पर अब जो भी हो, पूंजी लाल को तो ये समझ आ ही गया था कि हो ना हो, आज नहीं तो कल मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जो कि 2017 में संजुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना ही दिया जाता है और पूंजी लाल को वो कुर्सी छोड़नी ही पड़ी, जिस वजह से उसके अंदर अब बदले की भावना पैदा होने लगी। और तब से वो इसका बदला लेने के बारे में सोचने लगा और कुछ ऐसा तरीका ढूंढने लगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और देखा जाए तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर वो लेटर नहीं भेजता तो शायद वो कभी पकड़ा ही ना जाता, क्योंकि उसने प्लानिंग ही कुछ ऐसी की थी। उसकी प्लानिंग के मुताबिक उसे पहले विस्फोटक चाहिए था, तो अब वो लाता कहां से?
इसीलिए उसने रिसर्च करके उसे बनाने का तरीका ढूंढ निकाला और पूरी जानकारी जुटाने के बाद उसने दिवाली के मौके पर बहुत सारे पटाखे खरीदे और उन पटाखों में से बारूद निकालकर पहले डेमो के लिए छोटा सा विस्फोटक बनाया और उसका वो एक्सपेरिमेंट करता है तो वो एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है। फिर बिना देरी किए 2 किलो 100 ग्राम का दोबारा से वो विस्फोटक बना देता है। फिर उसे अच्छे तरीके से गिफ्ट की तरह एक बॉक्स में पैक करता है और अब बचा था तो बस उस बॉक्स को, उस पार्सल को सौम्या के घर तक पहुंचाने का। तो इसी दौरान उसे पता चला कि सौम्या की शादी होने वाली है और फिर 15 फरवरी को पूंजीलाल पहले तो अपने कॉलेज में अपनी उपस्थिति दिखाता है, फिर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए अपने तोहफे को लेकर निकल जाता है और रायपुर स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से वो खुद के लिए एक रिक्शा करता है। हालांकि वो अपने चेहरे को पूरे रास्ते रुमाल से कवर किए हुए था और अब स्काई किंग कोरियर ऑफिस पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ तो कोई कैमरा लगा ही नहीं हुआ है, इसीलिए वो उसी ऑफिस के अंदर चला जाता है और वहां जाने के बाद उस बॉक्स को यानी कि उस तोहफे को सौम्या के घर के एड्रेस पर 20 फरवरी को डिलीवरी के लिए कोरियर करवा देता है, जिसके बाद खुद वहां से चला जाता है और घर पे जाके इंतजार करने लगता है 20 फरवरी के आने का, क्योंकि उसी दिन रिसेप्शन पार्टी होने वाली थी और 20 फरवरी को वो डिलीवरी बॉय उस पार्सल को लेकर पहुंचा भी था। लेकिन सभी लोग पार्टी में बिजी थे, इसीलिए कोई भी उस डिलीवरी बॉय से पार्सल नहीं रिसीव कर पाया था और वो डिलीवरी बॉय वापस लेकर के उस बॉक्स को चला ही गया था। लेकिन जरा सोच कर देखो कि अगर पार्टी वाले दिन ही वो बॉक्स रिसीव कर लिया जाता तो क्या होता। बाकी आगे 23 फरवरी को क्या हुआ था ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन हाँ, बयान लेने के बाद स्काई किंग ऑफिस में जिसने उस बॉक्स को कोरियर किया था उसके जरिए पूंजीलाल मेहर की पहचान करवाई जाती है, तो वो उसे पहचान लेता है कि हाँ, इसी ने उस बॉक्स को कोरियर करवाया था। साथ में उसके घर की तलाशी लेने पर जिस तरह की वो लिफाफे में वो लेटर प्राप्त हुआ था उस तरह का लिफाफा भी प्राप्त हुआ और लैपटॉप जांच करवाने पे डिलीट फाइल में वो लेटर भी रिकवर होके सामने आ जाता है और घर में बहुत सारे पटाखे के खोखे और बारूद पाया गया। और ये सब देखकर ये तो पुख्ता हो ही गया था, इसी ने सब कुछ किया है। लेकिन हाँ, अभी और भी सबूत जुटाना बाकी था, यानी कि पूंजीलाल मेहर को फिर से उस तरह का विस्फोटक तैयार करने को कहा और उसकी पूरी बकायदा वीडियो बनाई गई ताकि उसे सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश किया जाना था और बाकी सबूतों के साथ उस वीडियो को भी कोर्ट में पेश किया गया और फिर अलग अलग धाराओं के तहत उसे सजा सुनाई जाती है और वो अब जेल में अपनी सजा काट रहा है। बाकी अब आप इस केस को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, प्लीज अपने अपने विचार कमेंट में जरूर पेश करें। और मैं जानता हूं कि आज मेरी आवाज में आपको बहुत ही नॉइस भी सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज्यादा गर्मी थी। अगर मैं ये कूलर नहीं चलाता तो मैं वीडियो भी नहीं लेकर के आ पाता, शायद बहुत ज्यादा देरी हो जाती, तो मुझे ये कूलर चलाना पड़ा। ये देखो, तो फिर भी गर्मी लग रही है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन जब तक गर्मी कम नहीं हो जाती तो मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो आप देख लो यार, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।